हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की वन शॉट रिविजन वीडियो। इसमें मैं आपको 30 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से रिविजन करा दूँगी कि आपको NCERT रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन एश्योर यू। और मैं यहाँ पर अपने नोट्स का यूज़ कर रही हूँ। लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने अपने नोट्स बहुत सारे बच्चों को दिए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, तो मैंने सोचा कि इस रिवीजन सीरीज़ में मैं इन्हीं नोट्स को यूज़ करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, दैट्स वाई वी यूज़ अ माइक्रोस्कोप। तो अब माइक्रोब्स कौन कौन से टाइप के माइक्रोब्स होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा बैक्टीरिया, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगाई। अब हम बात करते हैं कि हम इन माइक्रोब्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में माइक्रोब्स के यूज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दूसरा आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं बेवरेजेस में माइक्रोब्स का यूज़, एंटीबायोटिक्स में, केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में। थर्ड आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का क्या यूज़ करते हैं। फोर्थ है बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल। फिफ्थ है बायो कंट्रोल एजेंट्स और सिक्स्थ आता है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। तो अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का नाम सोचते ही आपके दिमाग में आया होगा कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं अपने घर में माइक्रोब्स को। तो हम कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये मिल्क में ग्रो करते हैं और ये मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। कैसे होता है ये प्रोसेस? हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को हल्का सा ल्यूक फॉर्म करते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं इनोक्यूलम। अब क्या होता है कि इस इनोक्यूलम में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये कर्ड में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये कोगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कर्ड की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कर्ड रिच होता है विटामिन B12 में और हमारे स्टमक में कर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेक करने के लिए कि हमारे गट बैक्टीरिया में हमारे कहीं पे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया तो ज़्यादा नहीं हो गए हैं। तो ये रोल होता है हमारी कर्ड का। अब बाकी जगह पे हम कहाँ यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को? तो जो हम डो बनाते हैं इडली डोसा बनाने के लिए, उसको हम बैक्टीरिया से फर्मेंट कराते हैं। तो आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन फूड है, तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोब्स का। तो इसी वजह से वहाँ का जो खाना है आप देखना उसमें ज़्यादातर फर्मेंटेड फूड आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर हमारा माइक्रोब्स का यूज़ होता है। अब जो डो होता है ब्रेड बनाने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, उसको भी कौन फर्मेंट करता है? उसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सैकरोमाइसिस सेरेविसी नाम का एक ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाने में हमें हेल्प करता है। अब फोर्थ आता है हमारा टॉडी। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में। इसको भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। अब जो माइक्रोब्स हैं इसको हम फ़िश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन या बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स जो है उसको हम चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्विस चीज़ आपने अगर देखी होगी तो उसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं। स्विस चीज़ वही जो टॉम एंड जेरी में जेरी खाता था, जो चीज़ होती है जिसके अंदर बड़े बड़े से होल्स होते हैं, तो उसको स्विस चीज़ बोलते हैं। उसके अंदर लार्ज होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी। ये क्या करता है, CO2 का प्रोडक्शन कराता है, जिसकी वजह से हमको लार्ज होल्स देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी तरह की चीज़ होती है रोकफोर्ट चीज़। ये राइपन्ड होती है जब फंगाई इनके अंदर ग्रो करती है।
ये देख लिया हमने पूरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होता है माइक्रोब्स का। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेवरेजेस। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेड बेवरेजेस में हम सैक्रोमाइसिस सेरिवसी का यूज़ करते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि ये ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? is also used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। तो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। दूसरा आ जाता है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स दैट कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे सब्सटेंस को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, उसका नाम था पेनिसिलिन, और इसको किस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया था? पेनिसिलियम नोटाटम से। तो इस एंटीबायोटिक को हमने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी यूज़ किया था। अब जो एंटीबायोटिक्स है, इसको हम काफ़ी सारी डेडली डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कॉफ, लेप्रेसी एट्सेट्रा। अब हम थर्ड पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर ही केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा टेबल है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एस्पारगिलस नाइगर है, ये एक तरह का फंगाई है, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी है, ये एक तरह का बैक्टीरियम है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली आप इस टेबल को पढ़ लेना कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस करता है। अब हम पढ़ लेते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में आता है हमारा सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ करते हैं, जबकि क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं जिनकी मायोकार्डियल सर्जरी हुई होती है, उनके ब्लड वेसल्स से हमको क्लॉट्स रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा लाइपेजेस। इसको हम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। तीसरा आता है हमारा पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। दे आर यूज टू क्लियर बॉटल फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब हम पढ़ते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए। इसको हम एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उनका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए हम उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमको? ये हमको एक तरह के फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सिमिलरली दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आता है हमारा स्टैटिन्स। इसको हम एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कराता है। ये हमको एक तरह की ईस्ट से मिलता है जिसका नाम है मोनेस्किस परप्यूरिस। अब हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट देख लिया, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सीवेज क्या होती है। सीवेज जो भी हमारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है हाउसेस से, उसको हम सीवेज बोलते हैं, और इसका एक मेजर कंपोनेंट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स होते हैं। तो हम डायरेक्टली सीवेज को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है और ये हमारी वाटर बॉडीज़ को पल्यूट कर सकती है। इसलिए हम उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसको हम साफ़ करते हैं। अब जो ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देखते हैं। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल कराते हैं हम पार्टिकल्स का थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये आपको याद रखना है, पहले फिल्ट्रेशन होएगा और फिर सेडिमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसको हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल देते हैं। उसके बाद जो भी सॉइल या स्मॉल पेबल्स होते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाल देते हैं। अब जो भी स्लज सॉलिड होता है जो कि नीचे सेटल हो जाता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और जो भी ऊपर बच जाएगा सुपरनेटेंट उसको हम क्या बोल देंगे? एफ्लुएंट। जैसे कि ये हमारा
पूरा टैंक है, यहाँ पर जो नीचे सेटल हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर पानी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपरनेटेंट को हम एफ्लुएंट बोल रहे हैं, एफ्लुएंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होता है कि जो एफ्लुएंट है उसको हम लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं। अब जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, जो मैंने बताया जो ऊपर वाला पानी रह गया था, इसको हम पास करते हैं एरेशन टैंक में, जहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली एगिशिएटेड होता है मैकेनिकली। मतलब कि इसको जैसे कि अगर ये लगा लीजिए आप, ऐसे ऐसे पूरा हिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास में चीनी डाल के उसको ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, तो उसी तरीके से जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है इसको वहाँ पर एरिएशन टैंक्स में ऐसे ऐसे पूरा अच्छे से घुमाया जाता है और एयर पंप की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है और उनका फ्लॉक्स बनता है। फ्लॉक्स क्या होता है, मासेस बनते हैं बैक्टीरिया और फंगाई के, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अब क्या होगा कि उसके अंदर जो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये सब उस मेजर पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का उसको कंज्यूम कर लेंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा कि जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपने पढ़ी होगी, ये कम हो जाएगी। उसके बाद जो सीवेज वाटर है उसको हम तब तक ट्रीट करते रहते हैं जब तक कि उसका बीओडी बहुत कम ना हो जाए। एक बार जब बीओडी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सीवेज का, तो अब हम क्या करते हैं, एफ्लुएंट को एक सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं, जहाँ पर जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है हम उसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो ये सेडिमेंट होता है बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, और हम इस एक्टिवेटेड स्लज के थोड़े से पार्ट को वापस से एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। इसको एज अ एनिकुलम हम यूज़ करते हैं, और जो बाकी पार्ट होता है स्लज का उसको हम लार्ज टैंक्स में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पर क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगाई को खा जाते हैं, इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करता है, सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है ये पोल्यूशन कॉज करता है, और हम पूरे में इसको जो गैस रिलीज़ होती है इसको हम बायोगैस बोलते हैं या फिर सीवेज बायोगैस बोलते हैं। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, इसने काफ़ी साल पहले गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान निकाला था, ताकि जो हमारी मेजर रिवर्स हैं, जो गंगा और यमुना हमारी जो मेजर रिवर्स हैं, ये पोल्यूशन से बच पाएँ। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि उनके आसपास ना बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये इंडस्ट्रीज़ अपना पानी डायरेक्टली, गंदा पानी डायरेक्टली इन वाटर बॉडीज़ में डाल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रही थी ये रिवर्स हमारी। तो इस प्लान के अंदर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नंबर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बिल्ड किया जाता है, ताकि इस सीवेज वाटर को पहले ट्रीट किया जा सके, उसके बाद ही इसको डिस्चार्ज करें हम लोग रिवर्स में, ताकि हम जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम कर सकें। अब हमने माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ लिया है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट में। अब फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स का यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस आपने सुना होगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। हम इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। अब मिथानोजेंस क्या होते हैं? सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रोज एनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2। दीज बैक्टीरियाज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथानोजेंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मिथानोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? एनएरोबिकली ग्रो करते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा एरोबिक स्लज डाइजेस्टर था, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भी हमने देखा था कि सीवेज का बायोगैस प्रोड्यूस हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पर भी बायोगैस प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पर जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी वो होगी काउडंग बायोगैस। अब फ़र्क क्या होगा कि वहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि पोल्यूशन कॉज करता है, लेकिन इन केस ऑफ काउडंग बायोगैस यहाँ पर हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। दैट इज़ वाई काउडंग बायोगैस इज़ अ सेफर ऑप्शन।
अब देखते हैं हम कि द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल is rich in methanogens. That's why dung is used for the generation of biogas among कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। तो जो एक्सक्रीटा होता है कैटल का वो रिच होता है मिथानोजेंस में, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरियाज जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब बायोगैस कहाँ पे बनती है? बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बायोगैस प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड। टैंक होता है जिसके अंदर हम बायो वेस्ट डालते हैं एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज़ फेड। स्लरी बनाते हैं डंग की और उसके अंदर एक फ्लोटिंग कवर होता है जो कि हम स्लरी के ऊपर प्लेस करते हैं और वो राइज करता रहता है जैसे जैसे हमारी गैस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो बायोगैस प्लांट होता है इसका एक आउटलेट होता है जो कि एक पाइप से कनेक्टेड होता है ताकि वो बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाइप है, जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम सप्लाई कर सके नियर बाय हाउसेज में। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अब जो हमने स्लरी यूज़ कर ली है उसको हम दूसरे एक आउटलेट से रिमूव कर देते हैं और हम उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। द बायोगैस प्रोड्यूस इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो इस बायोगैस को हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर देते हैं स्पेंट स्लरी को। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक नेचुरल वे से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और ये कोई भी पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करती। अब बायोगैस के प्रोडक्शन के बाद फिफ्थ हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स का यूज़ एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब देखिए बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। अब क्या होता है कि हम एक नेचुरल एनिमीज जैसे कि कोई भी पैरासाइट हो या प्रेडेटर हो उस पेस्ट का, उसको हम उस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इस पेस्ट की पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें बायो कंट्रोल का, इट क्रिएट्स अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। हम उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक हमारी जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल होता है। तो हम कम्प्लीटली किसी भी ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन बट आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स। हम उनको मैनेजेबल लेवल्स में रख सकते हैं बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। तो हम क्या करते हैं, पूरी तरह से उनकी पॉपुलेशन ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन हम उनको कम कर देंगे ताकि वो हमें उतना नुकसान ना पहुंचा पाए, हमारी जो वेजिटेशन है, प्लांट्स है, उसको इतना नुकसान ना पहुंचाए। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच दैट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं तो ये एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच होता है जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं फूड वेब की, फूड चेन की, और जो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करेंगे तो जो हम केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, जो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उनका जो यूज़ है थोड़ा कम हो जाएगा। इट हेल्प्स अस टू बिकम familiar with the various life forms that exist, inhabit the field predators as well as pests, and also their life cycle, patterns of feeding and the habitat that they prefer. This will help us develop the appropriate means of biocontrol. तो ये हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब हम आ जाते हैं अच्छा इसका एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लेडी बर्ड जो होती है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू गेट रेड ऑफ एपिड्स। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रेड ऑफ मस्किटोज। बैसिलस थरिंजिसेस जिसको हम बीटे बोलते हैं, इट इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है। तो आप तरह से समझिए कि ये इनके प्रेडेटर हैं या पेस्ट हैं जो कि इनकी जो पॉपुलेशन है इनको कम कर रहे हैं। फंगस ट्राइकोडर्मा ये हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। बकुलोवायरस जो होते हैं, दीज आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की जो कि है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स।
अब देखिए कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आवर सॉइल इज़ बिकमिंग इनफर्टाइल एंड डेफिशिएंट इन सेवरल वाइटल न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी तो लूज़ कर ही रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो यहाँ पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? These are organisms that enrich the nutrient quality of soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बायोफर्टिलाइजर्स की, तो आता है इसके अंदर राइजोबियम एसोसिएशन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये क्या करता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसको लिविंग प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसको लिविंग प्लांट्स यूज़ कर पाए, विच इज़ यूज बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आता है यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया लाइक ओजोस्पाइरलम एंड एजिटोबैक्टर एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है। साइनोबैक्टीरियम आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल एनाबेना। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, चाहे राइजोबियम हो या फिर एजिटोबैक्टर हो। तो ये क्या करते हैं कि सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट है उसको इंक्रीज करते हैं बाय डूइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फोर्थ देख लेते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये थे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये था हमारा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का पूरा रिवीजन। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नोट्स बनाते नहीं हैं, तो उनको नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी, और आप ये नोट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से मेरे पास हर चैप्टर के नोट्स हैं, तो आपको जो भी चैप्टर के नोट्स चाहिए यू कैन जस्ट मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।